एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डेली करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनमें से टॉप 10 क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। और डेली जो हमारी ये क्लास होती है दोस्तों, और जो ये करंट अफेयर की जो क्लास होती है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के टाइम पे। ठीक है ना दोस्तों? किसी भी एग्ज़ाम को देख लो आप, यूपीएससी, एसएससी, जब जिसको अब सेट बना दिया गया, सीईटी, ठीक है ना? क्लियर है? और भाई जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है, बैंक के एग्ज़ाम है, यानी कि जहाँ पे भी जीके पूछी जाती है और वहाँ से अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप डेली रूटीन में ये क्लासेस देख रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। और जो डेली करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसके साथ मैं लिंकअप करके और भी बहुत सारी बातें बताता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भी लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो कौन सा था। बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को और किन नामों से जाना जाता है? तो भी देखो, यहाँ पर ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत हो गए हैं। ठीक है ना? यहाँ पे ऑप्शन गलत कैसे हो गए हैं? क्योंकि बेंगलुरु को दो नामों से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी। जबकि जो वैज्ञानिक नगरी है वो कौन सी है? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता हमारी क्या है? वैज्ञानिक नगरी है भाई। ठीक है ना? और प्रोक्स भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ए और बी ऑप्शन डालना था तो बाई मिस्टेक ऑप्शन गलत हो गए। तो कोई नहीं दोस्तों, आपको याद रखना इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है अपनी? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को ही हम सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? और हमारी वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? कौन सी है भाई? कोलकाता। वैसे तो वैज्ञानिक नगरी यहाँ पे इसरो का भी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। क्लियर है ना? परंतु वैज्ञानिक नगरी हमारी कोलकाता है। क्लियर है? उसके बाद चलेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस देश के द्वारा एग्रीकोटा ई मार्केट प्लेस नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया? तो भाई हाल ही में मतलब किसके द्वारा एग्रीकोटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म, मार्केट जो प्लेस है नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ठीक है ना? ऑनलाइन। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है भाई यूएई। यूएई एक देश है, आपने सुना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है ना? संयुक्त अरब अमीरात। उसके द्वारा क्या है, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। ठीक है ना? इसमें क्या होगा? एग्रीकोटा। एग्रीकोटा से लिंक करोगे आप एग्रीकल्चर यानी कृषि। और कृषि कौन करते हैं? किसान। तो किसानों के लिए यह प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, यूएई की जितने भी फूड जो मार्केट है ना, जितनी भी फूड क्या है, मार्केट है यूएई की, तो उस फूड जो इंडस्ट्री है उसके अंदर डायरेक्ट क्या है, किसान अपना जो क्या बेच सकता है, जो भी उन्होंने मतलब फसल का उत्पादन किया है उसको डायरेक्ट क्या है, उस मार्केट में फूड इंडस्ट्री के अंदर बेच सकता है। ठीक है ना? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होंगे भाई। क्लियर ना? तो ऐसी एक मुहिम छेड़ी है, ई ई मार्केट प्लेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर है ना? जो किसके लिए? किसानों के लिए। भारतीय जो किसान है, भारतीय किसानों के लिए दोस्तों। भारतीय किसान जो भी हैं वो डायरेक्ट क्या है, जो यूएई है उसकी जो फूड इंडस्ट्री है उनसे जुड़ सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जो बिचौलिया सिस्टम था, बीच वाले जो वो व्यक्ति थे, उनका काम क्या हुआ? ख़त्म हो गया। चलिए ना? और जोड़ा जाएगा। और ये है जो ना, ये जो यूएई की क्या है, डीएमएमसी कंपनीज इनिशिएटिव। यह जो क्या है, ये जो शुरुआत है बहुत अच्छी, ये किसके द्वारा की गई है? यूएई की एक कंपनी है डीएमएमसी। ठीक है? डीएमएमसी कंपनीज इनिशिएटिव। ठीक है ना? तो उसकी ये शुरुआत है। अब यूएई आया तो यूएई के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ की फुल फॉर्म होती है यूएई की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी क्या है? अबू धाबी। दोस्तों यूएई के अंदर ही क्या है, सबसे मतलब बहुत बड़ा जो शहर है यहाँ का वो कौन सा है? दुबई। परंतु कैपिटल दुबई नहीं है, याद रखना। ठीक है ना? कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। और खलीफा बिन जायद अल नहान यहाँ के प्रेजेंट टाइम में क्या है? राष्ट्रपति हैं। कहाँ के भाई? यूएई के। और यूएई में होना है दोस्तों भारत का 13वां आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 19 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है ना? 19 सितंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो यूएई में होना है 13वां आईपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? वो मिली है ड्रीम इलेवन।
ड्रीम 11 को मिली है। और मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया था कि बी जो अन अकेडमी है ना, उसको क्या है, ऑफिशियल ऑफिशियल तौर पे क्या 3 साल के लिए स्पॉन्सरशिप दे दी है, किस मतलब उप उप जो आधिकारिक बना दिया भाई, क्लियर है, ठीक है ना, आधिकारिक रूप तय क्या है, 3 साल के लिए वो मिल गई भाई इसको स्पॉन्सरशिप, छोटी जो होती है स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना, किसको, अन अकेडमी को। ड्रीम 11 इस साल का क्या है, स्पॉन्सरशिप संभालेगा जो बड़ी वाली है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो वीवो थी वो चाइनीज कंपनी थी, वीवो आईपीएल होता था पहले, और वीवो के पास स्पॉन्सरशिप था, हर साल करोड़ों में पैसा देती थी ये, ठीक है ना, बीसीसीआई को, क्योंकि बीसीसीआई के अंडर में काम करता है जो अपना इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है ना, क्लियर है। तो वीवो का तो बहिष्कार कर दिया बाद में, क्योंकि इंडो चाइना थोड़ा डिस्प्यूट चला है, तो उसके कारण वीवो का बहिष्कार कर दिया, और इसको क्या है, इस साल के लिए इसका क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है, ठीक है ना, स्पॉन्सरशिप को, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर ओ नामक ट्रेन सुविधा शुरू की, रो नामक ट्रेन सुविधा स्टार्ट की है, तो किस राज्य ने स्टार्ट की है, ये की है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने क्या है, ये पहल स्टार्ट की है भाई, रो ट्रेन सेवा। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, रो का मतलब जानने की कोशिश करो। रो का मतलब होता है रोल ऑन रोल ट्रेन सर्विस, ठीक है ना, रोल ऑन रोल ट्रेन सर्विस। इसमें क्या होगा, जो ट्रेन होती है दोस्तों, उस पे जो ये ट्रक है ना, जो जो माल लाद के ट्रक जाते हैं बाई रोड, उनको क्या है, अब ट्रेन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा, और उसके लिए एक ट्रेन चलाई गई है जो कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जो कि बेंगलुरु के नीलामंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक चलेगी भाई, क्लियर है। बेंगलुरु के नीलामंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो जो ट्रेन होती है उसमें क्या है, जो ट्रकों को लाद कर ले जाया जाएगा, ताकि फ्यूल बचे, एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक जब रोड पे चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो काफ़ी दुर्घटनाएं होने के भी चांसेस रहते हैं, और फ्यूल्स भी काफ़ी बर्बाद होता है। तो ये एक ट्रेन क्या है, बहुत सारे ट्रक को एक साथ लेके चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, नीलाम मंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर, ठीक है, चलिए दोस्तों। अब कर्नाटक आया तो इसके बारे में बात करेंगे, कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की कैपिटल होती है बेंगलुरु, बेंगलुरु के बारे में मैंने ऊपर बताया भाई। सीएम यहाँ के हैं बी एस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजूभाई वाला, और यहीं पे क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क भी कहीं कहाँ पे है, बेंगलुरु, ये आपका कर्नाटक के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फ्रांस के प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस जीता, हाल ही में किसने, ठीक है ना, यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखना भूल गए, हाल ही में किसके द्वारा फ्रांस के प्रसिद्ध साइकिल रेस डी टूर डी फ्रांस जीता, किसने जीता है भाई, तो ये जीत लिया है एलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। एलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने क्या है, इस साइकिल रेस को जीत लिया, जो कि कहाँ पे हुई थी, फ्रांस, क्या नाम था, टूर डी फ्रांस, ठीक है ना। और अभी इस टूर डी फ्रांस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध व सबसे बड़ी साइकिल रेस है दोस्तों। देखो, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध, यानी लंबे टाइम से चली आ रही है रेस, जो कि हर साल होती है फ्रांस के अंदर, कल है ना। तो ये सबसे प्रसिद्ध रेस है और सबसे बड़ी है, करीब 4-5 हज़ार किलोमीटर की दूरी इसमें तय करनी होती है दोस्तों, ठीक है ना, पूरे फ्रांस का चक्कर लगाना होता है इसमें, कल है ना। तो ये सबसे बड़ी रेस है और सबसे प्रसिद्ध रेस है, जिसकी जो सबसे पहले कब हुई, 1903 में। और इसको कोविड-19 के कारण थोड़ा डिले कर दिया गया, 2-3 महीने, ठीक है ना, परंतु ये अब हो गई है, और इसको जीत लिया एलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, ठीक है ना। कल ही दोस्तों 1903 में स्टार्ट हुई थी, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भी इस रेस को क्या है, रद्द किया गया हो। केवल दो जब विश्व युद्ध हुए थे, 1914 से 18 और 1939 से 45 तक, ठीक है ना, तब क्या है, इसी जो रेस को क्या है, रोक दिया गया था थोड़ी, 1 साल के लिए, ठीक है ना, 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल नहीं, मतलब ये जब भी मतलब टाइम पीरियड था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार का, ठीक है ना, तो उसके दौरान इस रेस को रोक दिया गया था, अन्यथा आज तक ये रेस जो है कंटिन्यू है, क्लियर। अब फ्रांस आया, तो फ्रांस के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखो, एक ये जो वर्ल्ड साइकिल डे भी मनाया जाता है, विश्व जो साइकिल दिवस का मनाया जाता है 3 जून को, क्लियर है। उसके बाद फ्रांस की कैपिटल होती है दोस्तों पेरिस। पेरिस क्या है, यहाँ की कैपिटल है फ्रांस की, और फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है।
और जिन कास्टिक यहाँ के क्या हैं प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के भाई। क्लियर है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आर के महाजन को किस राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी का चेयरमैन बनाया गया? तो आर के जो महाजन है उनको किस राज्य के पीएससी का मतलब चीफ बनाया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन का? तो वो बनाया गया है बिहार का भाई। ठीक है, किसका बनाया गया है? बिहार राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, पीएससी बनाया है। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। किसे बनाया गया है? आर के महाजन को। अब देखो ये आर के महाजन आए तो इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। आर के महाजन दरअसल दोस्तों 1987 बैच के बीपीएससी थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके क्या थे, उस बैच में क्या इन्होंने पास आउट किया था बीपीएससी को 1987 बैच के अंदर। ठीक है ना। और वर्तमान में ये कौन थे? ये बिहार के शिक्षा बोर्ड के प्रमुख थे, जो बिहार का जो शिक्षा बोर्ड है ना उसके प्रमुख थे। क्लियर है, आर के महाजन। और इनको अब क्या बना दिया है? बीपीएससी बना दिया है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चीफ बना दिया। पहले तो इन्होंने बीपीएससी कंप्लीट की थी दोस्तों, अपनी क्रैक किया था वो टेस्ट को। ठीक है ना, 1987 बैच में। और अब ये इस बीपीएससी के ही क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं, हेड बन गए। क्लियर है। अब बिहार आया तो बिहार की कैपिटल होती है दोस्तों पटना। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है ना। और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। और यहीं पे दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। जब भी मतलब कोसी नदी जो है ना उसके कारण साल में तकरीबन कई महीने तक क्या है यहाँ पे बाढ़ आई रहती है, बाढ़ जैसे हालात रहते हैं। तो इसीलिए बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। तो उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन है हाल ही के में तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कौन आ गए हैं? वो आ गए हैं भाई एलोन मस्क। एलोन मस्क क्या है? विश्व के वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मस्क। अब ये कौन है दोस्तों? इनके बारे में जानेंगे, एलोन मस्क के बारे में। दरअसल इन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक कौन है भाई? मार्क जुकरबर्ग, जो कि थर्ड नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनको क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया। ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करें ये है कौन है जो ये एलोन मस्क, ये कौन है भाई? दरअसल ये जो इनकी एक टेस्ला कंपनी है, एक टेस्ला इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स जो बनाती है, वो टेस्ला जो कंपनी है उसके ये चीफ हैं। और जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसके भी चीफ कौन है? एलन मस्क। कल दोस्तों जो ये स्पेस एक्स है काफ़ी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये जो वहाँ पे जो अमेरिका के अंदर जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है ना, क्लियर है, तो उसकी क्या है काफ़ी सहायता करती है अंतरिक्ष से रिलेटेड मुद्दों में। और इसने टारगेट भी सेट किया कि 2021-22 तक क्या है हमें अंतरिक्ष में घुमाएंगे लोगों को। ठीक है ना, कोई फिक्स मतलब जो प्राइस होगा उस टिकट का तो उसमें घुमाएंगे। ठीक है ना। तो स्पेस एक्स के भी यही मालिक हैं। और टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, उसके भी मालिक कौन है? एलन मस्क। और ये अब दुनिया के क्या बन गए हैं? फर्स्ट नंबर के अमीर, थर्ड नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए। अब फर्स्ट पे कौन है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के क्या हैं? चीफ हैं भाई। ठीक है ना, अमेजोन के फाउंडर भी हैं और चीफ भी है कौन भाई? जेफ बेजोस। और सेकंड पर हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। दूसरे नंबर पर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के ये फाउंडर कौन है, तो आपने समझ में आ जाना चाहिए जेफ बेजोस अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। तो उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला हृदय विशेषज्ञ कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो भारत की जो कार्डियोलॉजिस्ट थी पहली, तो वो कौन थी जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, मृत्यु हो गई। क्लियर है, कोविड-19 की वजह से। वो थी भाई डॉक्टर एस पद्मावती। डॉक्टर एस पद्मावती क्या थी भाई? भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, हृदय विशेषज्ञ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, डॉक्टर एस पद्मावती। उसके बाद बात करें जो
इनका जो निधन हुआ है वो कोविड-19 की बीमारी की वजह से हुआ है, मैंने बताया। और इनका जो निधन हुआ है 103 साल की उम्र में हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत हो जाती है उम्र, ठीक है ना, परंतु 103 साल की उम्र में जो भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, हृदय विशेषज्ञ बोलते हैं हिंदी में कार्डियोलॉजिस्ट को, ठीक है ना, उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। अब इनके बारे में बात करेंगे, इनको क्या क्या उपाधि मिली हुई थी, क्या क्या अवार्ड मिले थे। तो इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है भारत के अंदर। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हीं को कहा जाता है। क्या नाम था, डॉक्टर एस पद्मावती। डॉक्टर एस पद्मावती को क्या बोलते हैं, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। इन्हीं को 1967 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और 1992 के अंदर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था भाई, क्लियर है ना, पद्म विभूषण पुरस्कार भी 1992 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत के किस राज्य में स्थापित किया। तो एक सोलर ट्री स्थापित किया है भारत ने, तो वो किस राज्य में स्थापित किया, कि जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है भाई, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे स्टार्ट किया है, वो स्टार्ट किया पश्चिम बंगाल के अंदर, क्लियर है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्टार्ट किया दोस्तों ये, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो लगाया जाएगा वो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल भारत के अंदर। अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो ये सोलर जो ट्री है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, CSIR। अब ये CSIR क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा ये जो सोलर ट्री की स्थापना की जाएगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री होगा, ठीक है ना, जो कि पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा, जो जिसकी कैपेसिटी क्या है, 11.5 किलोवाट, 11.5 किलोवाट क्या है ये, इसकी बिजली उत्पादन की कैपेसिटी है, ठीक है ना। सोलर प्लेट को जानते हो ना दोस्तों, सूर्य की सहायता से क्या बिजली बनाई जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। उससे क्या होगा, जो वो है जो ऐसी ऊर्जा जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा, मतलब यूज़ करेंगे हम, जिससे क्या है हमारे जो फ्यूल्स हैं ईंधन बचेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सूर्य है, सूर्य तो हमें प्रॉपरली मिलेगा, ठीक है ना, लंबे टाइम तक, ठीक है ना, जितनी बार यूज़ करना चाहो इसकी जो रेज हैं, इसकी जो किरणें हैं, उनको हम ऑब्जर्व करके बिजली बना सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इन प्लेट्स के जरिए, ठीक है ना। इन प्लेट्स पे क्या होता है, काला काली काली तरह की मतलब प्लेट होती है, ठीक है ना। वो जो आपको पता है जो काला रंग होता है वो जो क्या है, सबसे बड़ा अवशोषक होता है, अवशोषण करता है सूर्य की किरणों का, क्लियर है। उसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की कैपिटल होती है बंगाल, सॉरी कोलकाता। और यहाँ के CM कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है ना। और जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। और पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन नेशनल पार्क, और सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पे है, ठीक है ना, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण कलेक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण जो क्लस्टर है, क्लस्टर सॉरी कलेक्टर बोले हम, क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया है, तो वो किया है कर्नाटक राज्य के अंदर। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य के अंदर भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित होगा भाई, ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करें ये जो खिलौना एक कंपनी लगेगी, तो ये क्या है, लगभग 40,000 वैकेंसियाँ निकालेगी, यानी लगभग 40,000 बेरोजगारों को क्या है, रोजगार देने का काम करेगी ये जो, ठीक है ना, ये जो कंपनी स्थापित की जाएगी कर्नाटक के अंदर। अब बात करें इसमें लागत कितनी आएगी, तो लागत है इसकी दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पे इसकी क्या आएगी, लागत आएगी। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा घोषणा की गई कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो भाई किसके द्वारा ये घोषणा की गई है भाई, सितंबर का जो महीना है वो अब से क्या है, पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो किसके द्वारा मनाया जाएगा, किसने घोषणा की है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है दोस्तों, एक मतलब वो स्टार्ट की, एक घोषणा की है कि 20 सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो अनाउंसमेंट की है उन्होंने क्या है, मन की बात के दौरान की है, ठीक है ना, मन की
बात के दौरान, अब जब मन की बात चल रही तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट क्रिएट हुआ है दोस्तों, कि जो मन की बात है ना, वो ये जो यूट्यूब पे होता है मन की बात पे, जो इनका जो बीजेपी का जो स्पेशल चैनल है, तो उसमें जब ये मन की बात डायरेक्ट लाइव चली तो बहुत सारे, पहली वीडियो बनी है जो पहली वीडियो ऐसी है मन की बात जिस पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक हुए हैं, ठीक है ना। कारण क्या है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट ही, ठीक है ना। मतलब जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, दरअसल मैं झूठ नहीं कहूँगा, ये क्रिटिसिज्म के, मतलब क्रिटिसिज्म होना चाहिए इनका, आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि भाई कोई गलत करे है तो उसका आलोचना करो, ठीक है ना। तो जो बेरोजगारी जो बढ़ी बढ़ी है, या भारत की जो जीडीपी दर है पिछले 5-6 साल से गिरती जा रही है, और ऊपर से सभी जो सरकारी कंपनी को बेचा जा रहा है, ठीक है ना, उनका जो शेयर है वो अपनी जेबों में डाल दिया जाता है। और जब ये जो सरकार सत्ता में आई थी, सबसे पहले इन्होंने अपने मंत्रियों की सैलरी 4-5 गुना कर दी थी दोस्तों। तो ये खाने पे तुल रहे हैं देश को, तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाना होगा, ठीक है ना। हम किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है दोस्तों, परंतु कारण है कि भाई कुछ गलत है तो उसको गलत कहना सीखो, यही हमारा यूथ का काम है, जो युवा है ना उनका काम है, क्योंकि युवाओं को ही जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर ये बोलते भी हैं कि भाई ये जो हमारा देश है ना, हमारे देश क्या है, युवाओं का देश है, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे 65% युवा रहते हैं। और युवाओं की हालत क्या हो रही है यहाँ पे, मारे मारे घूम रहे हैं बेचारे सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको पता भी है जैसे कि ये पिछ 1-2 साल पहले वैकेंसी निकली थी रेलवे की, ठीक है ना, जिनमें से कुछ तो अब तक भी कंप्लीट नहीं हो गई हैं, 2-3 साल हो गए उनको, ठीक है ना। उसमें क्या था, जैसे कि ग्रुप डी की और एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी, उनमें जो फॉर्म जो अप्लाई करने वाले जो लोग थे ना, वो करीब लगभग 2,75,00,000 के करीब थे दोस्तों, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। और इतनी तो पॉपुलेशन है किस देश की, ऑस्ट्रेलिया देश की। तो ऑस्ट्रेलिया देश की पॉपुलेशन के बराबर तो यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है, पिछले 6 साल से हमने जवाब मतलब लेना होगा सरकार से, और आवाज़ उठानी होगी दोस्तों, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, आप ही को भगत सिंह बनना पड़ेगा अगर आपको अपने लिए लड़ना है, अगर आप चाहते हो कि बेरोजगारी कम हो, ठीक है ना, हमें रोजगार मिले। कारण क्या है दोस्तों, 2017 की जो सीजीएल की भर्ती हो के बाद 2025 में जाकर कंप्लीट हो, ये सिस्टम चल रहा है देश में, ठीक है ना। अब इससे क्या नुकसान होगा, जिसकी मतलब एज जो पीरियड है दोस्तों, जिसको नौकरी लगना है, उसकी तो एज तो गई ना। अब उसको मान लो वहाँ पे बाई चांस इंटरव्यू में निकल गया, या और कोई फीडबैक आ गया, कमियां आ गई, जिसके कारण उसको नौकरी से निकलना पड़ा, वो तो वेट कर रहा है 3-4 साल से, और उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी दोस्तों, मतलब जो बच्चे हैं, युवा हैं, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो हमने सभी ने इकट्ठा होकर दोस्तों आवाज़ उठानी है, स्टेटस पे लगाओ सभी जगह। और जो टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम जो चैनल है, उसमें जाके, जो कि टेलीग्राम है ना, दुनिया के हर बड़े बड़े नेता या हर व्यक्ति चलाता है दोस्तों। तो वहाँ पे जाके अपना टाइप करो कि भाई हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, बेरोजगारी मिटाओ। और जो ये गरीब ना, तो गरीब लोगों के लिए सहायता करिए सरकार, ठीक है ना। ये तो कर लिया ना भाई। तो ये सरासर गलत है डेमोक्रेसी में। कारण क्या हो रहा है, ये सभी इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम ही इसका कहीं ना कहीं कारण है। डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र में जितनी जरूरी सरकार है, जरूरी सरकार का बहुमत है, उतनी ही जो सीटें हैं अपोजिट जो पार्टी होती है, ओपोजिशन पार्टी, उसको भी मिलनी जरूरी होती है। कुछ परसेंटेज होता है कि भाई अपोजिट जो पार्टी है उसको इतनी परसेंट वोट मिल गए, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्शन उठा सकती किसी भी अगर गलत जो काम हो रहा है उसके प्रति। अब ओपोजिशन हमने चुनी नहीं, डायरेक्ट क्या हमने मतलब एक ही पार्टी को इतना बहुमत दे दिया, वो अपनी मनमानी चलाएगी, ठीक है ना। चल भी रही है भाई, सभी कंपनी को बेचा जा रहा है, AIR बेच दी, ठीक है ना, ऑल इंडिया। और जो है वो ना, AIR नहीं, मतलब इंडियन रेलवे बेच दिया, ठीक है ना। क्लियर, और बहुत सारी जो है इंडियन रेलवे के स्टेशन बेच दिए, और जो एयरलाइंस हैं वो बेच दी, ठीक है ना। सब कुछ बेचा जा रहा है, और शेयर को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। तो बेचने से क्या हुआ दोस्तों, मान लो आपके घर में कोई चीज़ें हैं, और आपको मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि भी सभी घर की चीज़ें बेच दोगे। क्लियर, तो ऐसा नहीं है भाई दोस्तों, तो समझना होगा आप सभी को। तो ये था आपका क्वेश्चन। इससे एक बात जाने दोस्तों,
इसमें मैंने ऑप्शन जानबूझ के डाल रखे हैं। राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उनका यस्टरडे क्या हो गया? देहांत हो गया। क्लियर है ना? फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से। और 47वें नंबर के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं मैंने। सीजीआई सॉरी, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है फिलहाल में? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे फिलहाल में भारत के 47वें चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद है भारत के कैग कौन से नंबर के चल रहे हैं? कंट्रोलर ऑडिट जनरल, वो 14वें नंबर के चल रहे हैं भाई। ठीक है ना, 14वें नंबर के कैग चल रहे हैं भारत में, जिसका काम क्या होता है? सरकार की जितनी भी नीतियां हैं पैसे से रिलेटेड, उनको ऑडिट करना, उन पर नज़र रखना कि भी क्या है, कौन कितना घोटाला कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कैग करता है। कैग के जो प्रमुख हैं फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ठीक है ना, और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं? मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के। और इन्होंने दे दिया इस्तीफा क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। और इनको भारत का 14वां कैग बना दिया है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। कलिए दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना आपने। और 47वें चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और 46वें एक कौन थे? रंजन गोगोई जी। क्लियर है? ठीक है, याद रखना आपने। अब उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड किस राज्य ने लॉन्च किया है? द यंग माइंड नाम से एक पहला बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए एक बार स्टार्ट किया है। किस राज्य ने? असम राज्य ने। ठीक है ना भाई, असम राज्य ने एक पहल स्टार्ट की है बच्चों के लिए, द यंग माइंड के लिए। क्या है? एक अखबार स्टार्ट किया वहाँ पे। ठीक है ना, अब असम ने स्टार्ट किया तो असम की कैपिटल दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? प्रोफेसर जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं भाई? राज्यपाल है करंट टाइम में असम के। ठीक है ना, और असम में ही दोस्तों एक फेमस नेशनल पार्क है, काजीरंगा वन्यजीव उद्यान। काजीरंगा वन्यजीव उद्यान कहाँ पे है? असम के अंदर, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और एक एक सींग वाला गैंडा ही यहाँ का जो असम का क्या है दोस्तों? राजकीय पशु भी है। ठीक है ना, क्लियर। मानस वन्यजीव उद्यान भी कहाँ पे पड़ता है? असम के अंदर। अब बात करें जो ये नेशनल पार्क है काजीरंगा वन्यजीव उद्यान, हाल ही में क्या हुआ है? काजीरंगा वन्यजीव उद्यान में ही भारत का पहला गोल्डन बाघ देखा गया है। पहला गोल्डन बाघ देखा गया है कहाँ पे? काजीरंगा वन्यजीव उद्यान के अंदर। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों ये थे अपने क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। वो है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से देखा है, तो मैंने बताया है दोस्तों, तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे उनके बारे में आपने बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ऑप्शन आपको गिवन है, और इस जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और जितने भी बच्चे डिटेल में इसका क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसके लिए स्कीम भी है मेरे पास दोस्तों, परंतु उससे पहले क्या है, आपको जवाब देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये थी दोस्तों वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, अच्छा कंटेंट अगर दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अच्छा कंटेंट जब भी उनको मिलेगा। ठीक है ना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नेम है स्टडी विद अमित चहल। चलिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि जो आपको आने वाली सभी वीडियो की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स टू वॉच।